तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, वी वर डन टिल एक्सटी कार्ड। क्लाउड स्टोरेज स्टार्ट करते हैं। क्लाउड स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि ना हम अपने डेटा को रिमोटली स्टोर कर रहे होते हैं। सही है। क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है कि हम अपने डेटा को क्या करते हैं, रिमोटली स्टोर कर रहे होते हैं। सही है। रिमोटली स्टोर करने का मतलब ये है कि भाई हम अपने डेटा को किसी और जगह पे जाके स्टोर करवाते हैं। जैसे कि भाई वी मेक यूज ऑफ गूगल ड्राइव। ठीक है। फिर उसके अलावा भाई हम क्या यूज करते हैं, एप्पल क्लाउड। उसके अलावा हम क्या यूज कर रहे होते हैं, वी ऑल्सो मेक यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सही, वन ड्राइव। सो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास ये सारी चीजें क्लाउड स्टोरेज तो प्रोवाइड कर रही हैं, यानी अब हमारा डेटा अपने पास स्टोर तो करती हैं। लेकिन अब इसके अंदर मसला क्या आता है, मसला इसके अंदर एक छोटा सा आता है, और वो ये है कि भाई अगर तो हमारे पास एक्टिव इंटरनेट है तो ये हमारे पास सही सही काम करेगा। ठीक है। बट इफ वी डू नॉट हैव एन एक्टिव इंटरनेट, तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, इसको एक्सेस करना, इधर से डेटा को एक्सेस करना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है। सो क्लाउड स्टोरेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, सर्वर्स बने हुए होते हैं। सही है। और वो सर्वर्स कहीं दूर दराज किसी दूसरे मुल्क के अंदर, किसी दूसरी कंट्री के अंदर, किसी दूसरी सिटी के अंदर बने हुए होंगे। सही है। और उन सर्वर्स के अंदर हमारा डेटा क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि सर सर्वर क्या होता है। सर्वर हमारे पास बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर जो है हमारे पास डेटा क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। ठीक है। सर्वर क्या है भाई, एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर डेटा हमारे पास क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। उसके अलावा उस कंप्यूटर सिस्टम में कोई काम नहीं किया जाता। ठीक है भाई। तो हमने कहा कि भाई क्लाउड स्टोरेज के अंदर कैसे डेटा स्टोर हो रहा होगा, रिमोटली डेटा स्टोर हो रहा होगा। सही है। डेटा को मल्टीपल सर्वर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर करने का मतलब ये है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई अयान है, इसका डेटा है। ठीक है। अयान का डेटा मुझे स्टोर करवाना है, तो भाई ये डेटा मेरे पास मल्टीपल जगहों पर क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। मल्टीपल सर्वर्स में एक ही जगह पर मल्टीपल सर्वर्स के अंदर स्टोर हो रहा होगा, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी क्या रहे, हाई रहे। सही है। उसकी अवेलेबिलिटी क्या रहे, डेटा की हाई रहे। अगर इस सर्वर से डेटा डिलीट हो जाता है तो इधर डेटा मिल जाए, इधर से डेटा डिलीट हो जाता है, इधर डेटा मिल जाए। ठीक है। अगर इधर से डेटा डिलीट हो जाता है तो हमें डेटा कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे। यहाँ तो बात समझ आ गई। ठीक है। जरूरी नहीं है कि डेटा की टू कॉपीज हो, इट कुड बी मोर देन टू। सही। तो डेटा जो है हमारा मेंटेन और मैनेज कौन करेगा, डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर। सही, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर। उसके अलावा हमने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को यूज कर सकते हैं, अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ओवर इंटरनेट। सही। विदाउट इंटरनेट डेटा को एक्सेस करना मुश्किल होगा, अनटिल एंड अनलेस हमारा जो डेटा है वो हमने डाउनलोड किया हो। फिर उसके बाद डेटा इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स टू इंश्योर हायर अवेलेबिलिटी। सही है। तो बात क्या है भाई, बात यह है कि भाई हमने अपने डेटा का बहुत सारा डुप्लीकेट्स बनाया हुआ है, और वो डुप्लीकेट्स हमने मल्टीपल जगहों पे स्टोर किया हुआ है, ताकि हमारा जो डेटा है वो अवेलेबल रहे। सही है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। सही है। यहाँ तक कोई मसला। अब देखते हैं भाई एक एक करके, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक क्लाउड स्टोरेज, पब्लिक क्लाउड स्टोरेज के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा को, जो नॉर्मल पब्लिक का डेटा है, सही है, उस डेटा को हम स्टोर करवाते हैं। सही है। पब्लिक क्लाउड स्टोरेज में क्या होगा कि भाई जो हमारे पास डेटा है वो पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होगा। इंटरनेट पे अवेलेबल होने का क्या मतलब है कि भाई नॉर्मल पब्लिक क्या कर सकती है, इसको यूज कर सकती है। एवरी वन कैन यूज दिस क्लाउड स्टोरेज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मुझे उसको क्लाउड स्टोरेज को परचेज करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्लाउड को परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे पास एक क्लाउड पहले से बना हुआ है, फ्री क्लाउड बना हुआ है बाय द क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर।
मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली अपना डेटा जाके उसके अंदर रख दूंगा। सही है। तो वो क्लाउड स्टोरेज या वो क्लाउड जिसके अंदर मल्टीपल लोग फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड अपना डेटा उधर जाके डिपॉजिट करवा रहे हैं, दैट सॉर्ट ऑफ क्लाउड इज नोवेल क्लाउड स्टोरेज हो गया। सही, जैसे हमारे पास Amazon S3 हो गया। ठीक है, कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेस है वो किसके पास होगा, नॉर्मल पब्लिक के पास होगा। ठीक है, एवरी वन इन द वर्ल्ड कैन एक्सेस देयर डेटा। साथ ही साथ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो हैं ये हमारे पास, यानी जो हमारे क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स हैं वो हमें ये ऑफर कर रहे होंगे, ऑफर दे रहे होंगे। ठीक है, जो कंपनीज होती हैं। क्या पब्लिक क्लाउड समझ आया? ठीक है, आगे बताए। कोई सवाल है तो पूछ लेना। अगली चीज के ऊपर आते हैं भाई। अगली चीज हमारे पास क्या आती है, अगली चीज हमारे पास आती है प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज। प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज के अंदर हम क्या करते हैं भाई, हम एक सर्वर खरीद लेते हैं, हम एक क्लाउड को बेसिकली परचेज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्लाउड जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ठीक है, इसके अंदर कोई और बंदा डेटा नहीं डाल सकता। सही है, मैंने कहा कि भाई अयान को अपना डेटा स्टोर करवाना है। सही है, साथ ही साथ हमने कहा भाई मुस्तफ़ा को अपना डेटा क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। अब अयान के पास जो क्लाउड है वो कौन सा है, वो है हमारे पास प्राइवेट क्लाउड। सही है, उसने क्या किया भाई, उसने पे किया, पे करके उसने एक क्लाउड को परचेज कर लिया। अब अयान जो भी अपना डेटा स्टोर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकता है, अयान देख सकता है। ठीक है, और हमारा क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर देख सकता है। ठीक है, मीनवाइल हमने कहा कि भाई मुस्तफ़ा जो है वो उसने क्लाउड को परचेज नहीं किया, उसने कहा कि भाई मैं पब्लिक क्लाउड के अंदर डेटा को अपना सेव करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा डेटा इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, मुझे सिर्फ नोट्स वगैरह रखने हैं। तो उसने क्या किया, उसने पब्लिक क्लाउड के अंदर अपना डेटा स्टोर करवा लिया। सही है? तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, काम हो रहा हो इन प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज के। भाई जो क्लाउड स्टोरेज प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है भाई, पे करके बाय करना पड़ता है। और बाय करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक सेपरेट पर्सनल क्लाउड हो जाता है। सही है, यानी उसके अंदर अब सिर्फ उस क्लाउड के अंदर हमारा डेटा होगा। सही है, जिस बंदे ने पे किया होगा उसका डेटा होगा, उसके अलावा और किसी का डेटा उसके अंदर स्टोर नहीं होगा। और उसको मेंटेन कौन कर रहा होगा, उसको या तो वो जो यूजर जिसने पे किया वो डायरेक्टली मेंटेन कर रहा होगा, या फिर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर मेंटेन कर रहा होगा। यस, दे डू ऑफर। फिर हमारे पास क्या आता है भाई, फिर हमारे पास आता है हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज के अंदर हमारे पास मिक्स होता है किसका, पब्लिक और प्राइवेट का। सही, यानी यू कैन से कि भाई हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज हमारे पास क्या है, पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक फ्राइड चिकन की कंपनी है। सही है, उस फ्राइड चिकन की कंपनी को अपनी रेसिपी जो है ना वो स्टोर करवानी है। ठीक है, और साथ ही साथ उस फ्राइड चिकन की कंपनी को क्या करना है भाई, अपने एम्प्लॉय का डेटा रखवाना है। सही है, और उसको क्या रखवाना है, कि उसके एम्प्लॉय का जो इनसेंसिटिव डेटा है। सही, कौन सा डेटा, इनसेंसिटिव, यानी वो डेटा जो कि इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, वो रखवाना है। और फिर उसके बाद उनको अपना प्रॉफिट्स एंड लॉस की फाइल रखवानी है। ये प्रॉफिट्स एंड लॉस जो भी उनको हो रहा है वो उन्होंने स्टोर करवाना है। तो अब ये जो हमारे पास कंपनी है, दिस कंपनी कैन मेक यूज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज, जिसके अंदर उनको पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों को एक साथ यूज करना हो। यानी जो इनसेंसिटिव डेटा है वो कहाँ पे डाल देंगे, पब्लिक क्लाउड के अंदर, और जो सेंसिटिव डेटा है वो कहाँ पर आ जाएगा, प्राइवेट क्लाउड के अंदर। तो इस तरीके से उनको एक कंप्लीट प्राइवेट क्लाउड को खरीदने की जरूरत नहीं है। सही है, उन्होंने भाई एक स्मॉल वर्जन खरीद लिया प्राइवेट क्लाउड का, एक स्मॉल जीबी या फिर हम कह सकते हैं भाई स्मॉल मेमोरी स्पेस खरीद ली प्राइवेट क्लाउड के अंदर। सही है, और बाकी जो है वो कहाँ पे डाल रहे हैं, अपना डेटा स्टोर करवा रहे हैं पब्लिक क्लाउड के अंदर। ये चीज हमारे पास कहलाती है भाई हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। So it is the combination of public and private cloud storage allowing the data to store in both environments and enabling data mobility between them। सही है, तो इससे उनके पास क्या फायदा होगा भाई, इससे उनके पास ये फायदा होगा कि उनको ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी डेटा को स्टोर करवाने की, और साथ ही साथ उनका डेटा जो है वो सही से अपना स्टोर भी हुआ होगा। ये भाई हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज समझ आ गया।
ठीक है, तो पब्लिक क्लाउड में हम क्या चीज स्टोर करते हैं भाई? जनरल डेटा स्टोर करते हैं। प्राइवेट क्लाउड के अंदर हम क्या करते हैं? कॉन्फिडेंशियल डेटा को स्टोर करते हैं। सही है। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेंसिटिव डेटा है वो कहाँ पहुंच जाएगा? प्राइवेट में। और जो हमारा लेस सेंसिटिव डेटा है वो कहाँ पहुंच जाएगा? पब्लिक के अंदर। हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी कम होगी। इट डिपेंड्स कि हम कितना डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास सेंसिटिव डेटा कम है तो हम कम प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज को परचेज करते हैं। अगर सेंसिटिव डेटा ज़्यादा है, इनसेंसिटिव डेटा कम है, तो फिर हमें ज़्यादा प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज को खरीदना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अगली चीज़ पे आते हैं भाई। अगला है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कि भाई हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक बैकअप का सिस्टम मिलने का क्या मतलब हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि भाई हमारा जो क्लाउड स्टोरेज, कि भाई जो हमारा क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है, ठीक है, जो हमारा क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है, वो क्या करेगा भाई? ऑटोमेटिकली बैकअप करके देगा हमें। सही है। जिसके पास हमने डेटा को स्टोर करवाया हुआ है, अब वहां पे हमारे पास डेटा कैसे बैकअप हो रहा है उसके लिए हमें फिक्र नहीं करनी। सही है, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी। वो खुद ही से ही सारे काम करेगा। उसको मेंटेन करना, उसको बैकअप करना, सारे काम वो क्या करेगा भाई? खुद से करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेनिफिट हो जाता है कि भाई ऑटोमेटिकली बैकअप करेगा। साथ ही साथ भाई स्केलेबल होता है। स्केलेबल का क्या मतलब है? कि भाई मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या कर सकता हूँ? डाल सकता हूँ। सही है भाई। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आ रही है कि इट इज कॉस्ट एफिशिएंट। जैसे कि भाई अगर मैं गूगल ड्राइव की एग्जांपल दूं, तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई हमें 15 GB फ्री स्टोरेज मिल रही है, सो फॉर अ नॉर्मल यूजर। और अगर हम कहें कि भाई हमारे पास मोबाइल के अंदर आजकल एवरेज स्टोरेज 64 GB आ रही है। ठीक है, उसके साथ हमें गूगल ड्राइव के ऊपर 15 GB एक्स्ट्रा मिल रही है। चाहिए 15 GB क्या मिल रही है भाई? एक्स्ट्रा मिल रही है। तो गूगल ड्राइव के ऊपर जब मुझे 15 GB एक्स्ट्रा मिल रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मेरी टोटल स्टोरेज कितनी हो रही है? एवरेज 79 GB। ठीक है, इतनी ज्यादा स्टोरेज हमें मिल रही है, तो इट इज कॉस्ट एफिशिएंट एज वेल, कि भाई फ्री में भी हमें अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल रही है। साथ ही साथ हमें जो है अगर और परचेज करना है तो उसके लिए भी हमें मिनिमल कॉस्ट देनी होती है, और उसके ऊपर वो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को और ज्यादा क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज कॉस्ट एफिशिएंट एज वेल। साथ ही साथ हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हम किसी भी दुनिया के कोने पे बैठे हुए, हम उस दुनिया के कोने से बैठकर क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सही है। चाहे फिर वो हमारे पास लैपटॉप के थ्रू हो रहा हो, चाहे फिर वो हमारे पास पीसी के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो हमारे पास आईपैड या किसी टैबलेट के थ्रू हो रहा हो, या फिर वो हमारे पास मोबाइल के थ्रू हो रहा हो। ठीक है, तो वी कैन एक्सेस इट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ तक का मसला भाई, ये हमारे पास इसके क्या आ गए? बेनिफिट्स आ गए। अगली चीज आती है हमारे पास, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है? कि भाई इट इज इंटरनेट डिपेंडेंट। इंटरनेट डिपेंडेंट का क्या मतलब है? कि भाई अगर हम किसी ऐसे आइलैंड पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वी आर एंजॉइंग आवर वेकेशंस, वी आर ऑन अ आइलैंड वेयर इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर डेटा को एक्सेस करना क्या हो जाएगा भाई? क्लाउड से मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ ओवर टाइम ये हमारे पास क्या होता जाएगा? कॉस्टली होता जाएगा। यानी इन अ लॉन्गर रन अगर हम देखें तो भाई ये हमारे पास क्या होता जाएगा? कॉस्टली होता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें बार बार स्टोरेज स्पेस को परचेज करना पड़ रहा है। साथ ही साथ प्राइवेसी का भी इशू है भाई। प्राइवेसी का इशू क्या है? कि भाई हमारा डेटा कौन देख रहा है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और अगर हम टर्म्स एंड कंडीशंस की पढ़ें तो उसके अंदर ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई होती है कि भाई आप जो डेटा क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर के पास स्टोर करवा रहे हैं, यू आर गिविंग देम कंसेंट, कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं भाई? वो जो हमारे क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है वो क्या कर सकता है? उस डाटा को सेल कर सकता है टू अदर यूजर्स। ठीक है, अदर कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, यहाँ तक बात समझ। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या सिनेरियो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई? इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस आ गए। आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज आती है भाई हमारे पास क्या? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी हमारे पास क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी होगी जो कि हम क्या करते हैं भाई? एलोकेट करते हैं अपनी
सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। सही है। ये कौन एलोकेशन कर रहा होता है भाई? इसकी इसकी एलोकेशन करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई भाई। वर्चुअल मेमोरी के अंदर काम क्या हो रहा होता है? वर्चुअल मेमोरी इज बेसिकली रैम प्लस अवर हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है भाई? रैम प्लस अवर हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर हमारे पास रैम भी यूज हो रही है, साथ ही साथ हार्ड डिस्क और एसएसडी भी यूज हो रही है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? वर्चुअल मेमोरी हमने बनाई क्यों? वर्चुअल मेमोरी हमने बनाई है ताकि जो हमारी रैम का बर्डन है वो हम क्या कर सकें भाई? कम कर सकें। ठीक है, हमारी जो रैम पे बर्डन पड़ रहा है उसको हम क्या कर सकें? कम कर सकें। सो इट इज डिजाइंड टू रिमूव एंड टेम्पररी स्टोर लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। तो ये अब ये काम कैसे करता है वर्चुअल मेमोरी, वो देख लेते हैं, फिर आएंगे एडवांटेजेस वगैरह पे। तो यहाँ पे समझ लें भाई जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई हमारे पास ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है? एक प्रोग्राम है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भाई 64 बिट का है, तो ये मेमोरी मैप में जाके क्या हो गया? स्टोर हो गया। ठीक है, डेटा जाके क्या हो गया भाई हमारा? मेमोरी मैप में स्टोर हो गया। सही। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो डायरेक्टली क्या हुआ है? स्टोर हुआ है। हर एक बिट सीक्वेंस में सही सलामत क्या हुई हुई है? स्टोर हुई हुई है। अब मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे रैम यूज कर रहा हूँ कौन सी? 32 बिट। सही है, रैम में कौन सी यूज कर रहा हूँ? 32 बिट रैम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था? इस हिसाब से मुझे 32 बिट वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, वर्जन होता है, उसको डाउनलोड करना चाहिए था। तो ये तो अगर तुम लोग जैसे आगे जाकर पाइथन को इंस्टॉल करोगे इन योर ए लेवल्स, तो उसके अंदर तुम लोग देखोगे कि भाई 64 बिट में भी अवेलेबल होगा, 32 बिट में भी अवेलेबल होगा। सही है। सॉफ्टवेयर या कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, कोई गेम डाउनलोड करते हो, दैट इज अवेलेबल इन 64 बिट, 32 बिट, इवन 128 बिट। तो ये बिट्स वगैरह ये क्यों लिखा हुआ होता है? ये इस वजह से लिखा हुआ होता है कि भाई यहाँ पर हमारी मेमोरी का काम चल रहा होगा। कैसे चल रहा होगा? कि भाई सबसे पहले जो भी हमारा प्रोग्राम है वो हमारे मेमोरी में तो लोड हो गया। सही है, मेमोरी में तो वो सेव हो गया। लेकिन अब जब बारी आती है उसको यूज करने की, तो हमने कहा भाई जल्दी से इसको यूज करो। यूज करने के लिए हमें उसको कहाँ पर लेकर आना होता था? रैम के अंदर। सही है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को याद करो, सेकेंडरी मेमोरी से रजिस्टर के थ्रू उठा के कहाँ लेकर आते थे? रैम के अंदर लेकर आते थे। सही है, ताकि हम उसको क्या कर सकें? क्विकली एक्सेस कर सकें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से मैंने कहा भाई ये जो हमारा प्रोग्राम है जो कि हमारी मेमोरी में स्टोर हुआ है, ये यहाँ से उठ के कहाँ आ रहा है? अब हमारे रैम के अंदर आ रहा है। तो भाई ये 4 बिट्स तो आ गई हमारे पास, लेकिन ये एक बिट क्या हो गई है? यहाँ से आई, इसको जगह नहीं मिली कहीं पे स्टोर होने की, तो ये क्या हो गई हमारे पास? लॉस्ट हो गई। ठीक है, जब ये हमारे पास जीरो आया, इसको जगह नहीं मिली कहीं पे स्टोर होने की, तो ये क्या हो गई हमारे पास? लॉस्ट हो गई। तो जब हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से कंप्लीटली रैम के अंदर स्टोर नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर क्या होना शुरू हो जाएगा? क्रैश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों ने देखी हो कि भाई अगर कभी कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास कंपैटिबल नहीं होती डिवाइस में, तो वो डाउनलोड नहीं होती। चाहिए ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इस वजह से क्योंकि फिर वो क्या करना शुरू हो जाती है? क्रैश करना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं भाई मैंने गेम डाउनलोड किया था वो क्रैश हो गया। हम कहते हैं कि भाई हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? क्रैश हो गया। तो वो क्रैश क्यों हो रहा है भाई? वो क्रैश हो रहा है इस वजह से। ठीक है, और भी मल्टीपल वजूहत होती हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ देम। दिस इज बेसिकली मेमोरी में। ठीक है। सो अब हमने कहा कि भाई इसको कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। हमने इसका हल निकाला क्या? वर्चुअल मेमोरी। सही है, हमने इसका क्या हल निकाला भाई? वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी किस तरीके से काम करेगी? मैंने कहा कि भाई यहाँ पर ये मेरे पास क्या हुआ है? मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ है? प्रोग्राम स्टोर हुआ। सही, ये प्रोग्राम अब हमारे पास कहाँ पर आ गया? हमारे मेमोरी के अंदर आ गया। सही, अब मैंने कहा कि भाई मुझे जो है यहाँ से इसको यूज करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम को, इस सॉफ्टवेयर को क्या करना है? यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अब कॉन्सेप्ट यूज होगा किसका? स्वैप स्पेस का। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा भाई? स्वैप स्पेस का। ठीक है, स्वैपिंग सबको पता है क्या होती है भाई? यानी एक चीज को दूसरी चीज के अंदर मैंने क्या कर दिया? डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं। ठीक है, हमने कहा भाई यहाँ पर हमारे पास ग्लास वन आ गया, ग्लास टू आ गया, ग्लास थ्री आ गया। अब ग्लास वन के अंदर मैंने कहा भाई मेरे पास मेरिंडा है। ग्लास टू के अंदर हमारे पास ना कोई दूसरी कोल्ड ड्रिंक आ जाती है।
ठीक है, या हमने कहा भाई स्लाइस या ऑरेंज जूस है इसके अंदर। मैंने कहा भाई इस ऑरेंज जूस को स्वैप करवाओ किसके साथ, इसके साथ। यानी ये ऑरेंज जूस को इस गिलास में डालो और इसको तुम इस गिलास में डालो। ठीक है। तो ये काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, किसी एक ग्लास से उठाकर इसको दूसरे ग्लास में स्वैप करवाना पड़ेगा। तो भाई स्वैपिंग में एक मसला आएगा, अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली इस ऑरेंज जूस को इधर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या मसला आ रहा था कि भाई दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी। सिमिलरली मैं इधर से उठा के इसको डायरेक्टली इस ग्लास में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा। तो हमने कहा भाई हमें एक एक्स्ट्रा ग्लास चाहिए, तो दिस थिंग इज यूज्ड एज एन एक्स्ट्रा ग्लास। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मुझे स्वैप करना है, तो मैं ऑरेंज जूस को सबसे पहले उठा के कहाँ पे डालूंगा, इस एम्प्टी ग्लास के अंदर। ठीक है, जब ये ऑरेंज जूस इधर आ गया और हमारे पास ये जगह खाली हो गई, तो अब क्या होगा भाई, अब हमारे पास ग्लास खाली हो गया। अब यहाँ से इसको हम उठाएंगे और उठा के कहाँ पे डाल देंगे, इस ग्लास के अंदर डाल देंगे। जब हमने इस ग्लास में डाला तो भाई अब ये वाला ग्लास भी फिल हो गया और ये वाला ग्लास क्या हो गया हमारा, एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरा जो ऑरेंज जूस यहाँ पर मैंने डाला था इस वाले ग्लास में, यहाँ से निकाल के हम इसको वापस कहाँ डाल देंगे, इधर। सही। तो इस तरीके से हमारे पास अब ऑरेंज जूस इधर आ गया है और कोल्ड ड्रिंक हमारे पास इधर आ गई है। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है भाई, स्वैपिंग कहलाती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। हाँ भाई। हाँ, उसकी टर्म्स में भी बात करते हैं, यहाँ तक बात समझ आ गई भाई। तो अब हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास हार्ड डिस्क के अंदर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक छोटी सी थोड़ी सी जगह बना लेता है। सही है, थोड़ा सा डेटा स्टोरेज एरिया जो है अपने पास क्रिएट कर लेता है, जो कि स्वैप स्पेस का काम करता है। तब होगा क्या कि भाई यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, बिट्स है। अब ये कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट प्रोग्राम मेरे पास मेरी रैम के अंदर ओपन नहीं होगा। सही है, क्यों, क्योंकि भाई रैम के पास मल्टीपल काम होते हैं। ठीक है, रैम के पास क्या होते हैं भाई, हमारे पास मल्टीपल काम होते हैं। तो भाई अगर ये पूरे पूरे प्रोग्राम्स को अपने अंदर इंस्टॉल करना शुरू हो गया, अपने अंदर रखना शुरू हो गया, तो भाई ये तो फिर मसले की बात हो गई, क्योंकि रैम फुल हो जाएगा, फिर बाकी प्रोग्राम क्रैश करेंगे। तो हमने कहा कि भाई हमने क्या बना लिया है, स्वैप स्पेस बना ली। स्वैप स्पेस के अंदर अब डेटा की टर्म्स में क्या काम होगा, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई ये 4 बिट्स हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज होने वाली है। ठीक है, ये 4 बिट्स हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या होने वाली है, यूज होने वाली है। इस जीरो का मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने क्या किया, इस जीरो को उठा के कहाँ पे डाल दिया, हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, इस जीरो का कोई काम नहीं था अभी, तो हमने कहा कि भाई इसको उठा के हम कहाँ पे डाल देंगे, हार्ड डिस्क के अंदर। सही है, अब प्रोग्राम जो है उसके अंदर हमारे पास जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम यूजफुल हो। ठीक है, अगर हम कोई एक पार्ट यूज कर रहे हैं प्रोग्राम का, सही है, अगर हम कोई एक पार्ट यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का, तो सिर्फ वो पार्ट लोड कहाँ पर होना चाहिए, रैम के अंदर, बाकी पार्ट अपना स्टोर रहे अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो मैंने कहा भाई सिर्फ इतना पार्ट मेरे पास यूजफुल है अभी एग्जीक्यूशन में, तो इसको मुझे कहाँ पे लोड करवाना है, रैम में। तो ये सारा का सारा पार्ट कहाँ पर आ गया भाई, रैम के अंदर आ गया। जीरो यूजफुल नहीं है तो जीरो कहाँ आ गया, स्वैप स्पेस के अंदर आ गया। ठीक है, जीरो कहाँ पर आ गया, स्वैप स्पेस के अंदर आ गया। अब क्या हुआ भाई, अब इस वाले वन का काम तमाम हो गया। अब ये वन जो है यहाँ से निकल के स्वैप स्पेस में आ जाएगा और इस जीरो की मुझे जरूरत है, तो ये जीरो निकल के रैम के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, स्वैपिंग हो रही है मेमोरी लोकेशंस की। मैंने कहा भाई इस जीरो का काम खत्म हो गया, तो अब ये जीरो अंदर आ गया, और जो ये वन यहाँ पर स्टोर हुआ हुआ था वो वन कहाँ पर आ गया, इधर आके स्टोर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा होगा, स्वैप स्पेस और वर्चुअल मेमोरी यूज हो रही होगी। नहीं, डेटा मिक्सअप नहीं होता, क्योंकि मेमोरी लोकेशंस बनाई हुई होंगी हमने। अगली चीज आती है भाई हमारे पास इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि भाई इससे हमारे पास जो हमारा प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा और इजियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई जो काम की बिट्स हैं वो हमारे पास रैम के अंदर आके स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारे पास रैम में स्टोर नहीं हो रहा हो। सही है, तो जो काम का प्रोग्राम होगा, जो काम का पार्ट होगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में से, वो हमारे रैम में आके स्टोर हो जाएगा। तो बाकी का जो स्पेस है वो हमारे पास यूज हो रहा होगा फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स के, वो भी आकर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद असाइनिंग मेमोरी इज चीप एंड इफेक्टिव। ठीक है, कि भाई अगर हमारे पास रैम कम है, सही है, अब हर किसी के पीसी के अंदर या हर किसी के हार्डवेयर के अंदर हमारे पास 16 GB, सही है, या फिर हमने कहा कि भाई 256 GB अवेलेबल नहीं होती। सही है, हर किसी की रैम जो है हमारे पास 128 GB की नहीं होती। तो भाई इस केस में वर्चुअल वर्चुअल मेमोरी
हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही होगी, अच्छे तरीके से यूज़ हो रही होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई इससे हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि भाई अगर हमारे पास वर्चुअल मेमोरी यूज़ हो रही है तो उससे सिस्टम क्रैशेस क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं भाई। डिसएडवांटेज ये है कि भाई इसके अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क और हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, क्योंकि वो बार बार स्वैपिंग कर रही होगी हमारे पास डेटा की। इस वजह से सिस्टम जो है हमारे पास डिग्रेड करता जाएगा, यानी टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हमारा जो सिस्टम है वो डिग्रेड करता जाएगा। चाहिए वीक से वीकर होता जाएगा हमारा सिस्टम। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि भाई जो हमारा हार्डवेयर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। हार्डवेयर कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब है कि भाई फिर अगर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें सेकेंडरी स्टोरेज को क्या करना होता है, अपग्रेड करना होता है। सही है। तो इस वजह से हमारे पास भाई हार्डवेयर कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगली चीज ये कि भाई इसके अंदर थोड़ा सा ना हमारे पास लेटेंसी वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। सही है। लेटेंसी इन अ सेंस कि भाई हमारे पास एक तो चीज ये होगी कि पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारी रैम के अंदर स्टोर हुआ है। दूसरी चीज ये है कि भाई हमारे पास एक बिट यहाँ से निकल के जाएगी, या एक पार्ट ऑफ रैम हमारे पास एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम हमारे पास रैम से निकल के जाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। दूसरा पार्ट निकल के आएगा, तो इसके अंदर जो हमारे पास टाइम कंज्यूम हो रहा है ना, इस टाइम की वजह से हमारे पास थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डिले आता है। सही है। इस टाइम कंज्यूमिंग की वजह से, जो स्वैपिंग में टाइम कंज्यूम होता है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिले आएगा। ठीक है भाई। सिस्टम इस तरीके से डिग्रेड हो रहा होगा कि भाई हमारे पास जो है हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाएं, उसकी लिमिटेशन से ज़्यादा उसको यूज़ करने लग जाएं, तो वो चीज़ आफ्टर ऑल एक टाइम आने के बाद ख़राब हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न वाई हमारा जो सिस्टम है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डिले ज़्यादा होने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ आती है भाई हमारे पास नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर हमने कहा भाई हमारे पास एक चीज़ है, एनआईसी। एनआईसी क्या होता है भाई? एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका काम ये होता है कि भाई ये हमारे पास डिवाइसेस को कनेक्ट करवाती है, किससे? वाईफाई कनेक्शन से। ठीक है, या अगर मैं बेसिक नॉर्मल जनरल टर्म्स में बोलूँ तो ये क्या कर रही होगी भाई, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करवा रही होगी एक नेटवर्क से। ठीक है, क्या करवाएगी भाई? डिवाइस को कनेक्ट करवाती है किसी भी नेटवर्क से, चाहे वो लैन हो या फिर वो क्या हो भाई, वैन हो। सही है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस होता है कि ये हमारे डिवाइस को वाईफाई कनेक्शन से क्या करवाने में मदद करेगी, कनेक्ट करवाने में मदद करेगी। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये जो एनआईसी है इसी के अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ होता है, मैक एड्रेस हमारी डिवाइस का एसोसिएट हुआ हुआ होगा इससे। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, एनआईसी। इसी के साथ आता है भाई हमारे पास वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यही सेम काम करेगा। ठीक है, डिवाइस को कनेक्ट करवाएगा। बस फर्क क्या होगा भाई, वायरलेस होगा। ठीक है, एंटेना को हमारे पास यूज कर रहा होगा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन सारी चीजों को यूज करके ये क्या करेगा भाई, वायरलेसली कनेक्शंस बिल्ड करेगा और वायरलेसली हमें कनेक्ट करवाएगा। ठीक है। इसको हम किस तरीके से लगा रहे होंगे भाई, यूजिंग यूएसबी पोर्ट। सही है। या फिर भाई आईसी के अंदर, जो हमारे पास आईसी लगी हुई होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसमें इनबिल्ट आता है। ठीक है। सो इन शॉर्ट, एनआईसी का क्या काम है भाई? एनआईसी का काम है हमारी डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करवाना। ठीक है, एनआईसी का क्या काम है भाई? हमारी डिवाइस को वाईफाई पे कनेक्ट करवाना। ठीक है। तो भाई एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, किस काम के लिए यूज होगा? वाईफाई से कनेक्ट करवाने में। बस इससे ज्यादा और कुछ पता होने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर वाईफाई कनेक्शन नहीं लिख रहे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे भाई, नेटवर्क। तो भाई हम लोग किसी ना किसी नेटवर्क पे क्या हुए हुए होते हैं, हमेशा कनेक्ट हुए हुए होते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम नेटवर्क पे कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, किस चीज की मदद से हम नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं। तो भाई हमारे पास एनआईसी यूज हो रहा होता है, जो कि हमारी डिवाइस को परमिट करता है कि भाई तुम जाओ, जाकर किससे कनेक्ट हो जाओ, किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओ। हाँ। देन अगली चीज हमारे पास क्या आती है भाई, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है भाई? मीडिया एक्सेस कंट्रोल चैप्टर 1 में भी इसको हमने कवर किया हुआ है। मैक एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस। ठीक है।
ये हमारे पास हमारी डिवाइस को इंटरनेट के ऊपर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। सही है। ये हमारे पास ना बेसिकली हमारी डिवाइस का नंबर होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के वक्त हमारी डिवाइस को मिलता है। 6 ग्रुप के अंदर ये हमारे पास डिवाइडेड होगा। सही है। 6 ग्रुप के अंदर ये हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड होगा। 48 to 64 बिट्स का ये एड्रेस होता है। ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है भाई, ये हमारे पास एनआईसी के अंदर पाया जाता है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं, ये क्या बताते हैं कि हमारे जो डिवाइस है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। और जो लास्ट 3 ग्रुप्स हैं, ये क्या बता रहे होंगे कि ये हमारे डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है। ठीक है। तो अगर मैं ये चीज देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो वाईफाई कनेक्शन है, उस वाईफाई कनेक्शन के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं। सही है। इस वाईफाई कनेक्शन पे कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं, तो मैं क्या करूंगा भाई, सारी की सारी डिवाइसेस का मैक एड्रेस उठाकर मैच करूंगा। अगर तो मेरे पास डिवाइसेस का मैक एड्रेस क्या हो रहा है, मैच हो रहा है विद द मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड, तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये मेरी सारी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं। लेकिन भाई अगर मेरी कोई भाई एक डिवाइस नहीं है, सही है, यानी ये वाली डिवाइस मेरे पास नहीं है, ये किसी और बंदे की डिवाइस है, बट स्टिल दिस डिवाइस इज कनेक्टेड टू माई इंटरनेट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये बंदा मेरा इंटरनेट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे नेटवर्क पे क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है। इस तरीके से हम मैक एड्रेस को यूज करते हैं टू मेक श्योर कि भाई हमारे नेटवर्क पे कौन कौन कनेक्टेड है, या कौन कौन सी हमारी डिवाइसेस कनेक्टेड। 2 टाइप के मैक एड्रेसेस हमने पढ़े थे। एक था भाई लोकली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस, दूसरा क्या था, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस। लोकली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस जो है उसको चेंज हम नहीं कर सकते। मीनवाइल जो यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला। अगला है भाई आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है। ये क्या कर रहा होता है भाई, ये किसी भी बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है ओवर इंटरनेट। सही है। ये क्या करेगा भाई, ये हमारे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को क्या कर रहा होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा ओवर इंटरनेट। ठीक है। सो इट इज यूज टू कम्युनिकेट टू इंटरनेट। आईपी एड्रेस कौन असाइन करेगा, राउटर। कितने टाइप के आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक होता है डायनेमिक, दूसरा स्टैटिक। डायनेमिक में क्या है भाई, वो आईपी एड्रेस जो हमारे पास हर दफा क्या हो, चेंज हो, जब जब हमारी डिवाइस जो है वो इंटरनेट से क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। उस टाइप के आईपी एड्रेस को क्या बोलते हैं, डायनेमिक। सही है। यानी वो आईपी एड्रेस जिसको जब जब हम इंटरनेट पे कनेक्ट करें तो वो क्या हो भाई, हमारे पास चेंज हो। ये हमारे पास फ्री आईपी एड्रेस होता है, वी डू नॉट नीड टू पे फॉर इट। सही है। फिर उसके बाद हमने कहा भाई हमारे पास क्या आता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस। अब स्टैटिक आईपी एड्रेस के अंदर क्या होता है कि जब भी हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करके, ये क्या रहेगा भाई हमारे पास, सेम रहेगा। ठीक है। इट विल नॉट चेंज। ये हमारे पास पेड होता है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बाय करना पड़ेगा। सही है। वी हैव टू बाय दिस। फिर हमने कहा कि भाई हमने क्या देखने हैं, वर्जन ऑफ आईपी एड्रेसेस। 2 वर्जन हैं, एक IPv4, एक IPv6। IPv4 हमारे पास प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। इस फॉर्म में ये देखा जाता है। सही है। यानी हर कोई जहां पर भी हमारे पास ये चीज लिखी हुई है, दिस इज अवर IPv4। 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुई हुई है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। हर ग्रुप हमारे पास कितने, 0 से लेकर 255 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ठीक है। हर ग्रुप 0 से लेकर 255 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। सेपरेट करते हैं भाई इन सारे ग्रुप्स को बाय यूजिंग फुल स्टॉप। 32 बिट एड्रेस होता है, जिसको हमने डिवाइड किया होता है 4 ग्रुप्स के अंदर, 8 8 बिट्स के 4 ग्रुप्स। ठीक है, लाइक दिस। सही है। 32 बिट एड्रेस होने का मतलब ये है कि भाई 2 to the power 32 डिवाइसेस को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं टू दिस आईपी एड्रेस। इसको हम डेनरी लैंग्वेज में यूज करके राइट करेंगे।
ठीक है, अच्छा इसके ऊपर हम पेस थोड़ा ज्यादा तेज रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी इन चैप्टर नंबर 1। अगली चीज है भाई IPv6। IPv6 यानी IP वर्जन 6, दिस इज अवर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जो कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पास यूज होने वाली है। इसके अंदर हम जो है हेक्साडेसिमल को यूज करेंगे, और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके अंदर हमारे पास टोटल 16 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। 128 बिट एड्रेस होता है। सेपरेशन कैसे करेंगे भाई ग्रुप्स की? बाय यूजिंग कॉलन। ठीक है, अब इतना बड़ा हमारे पास ये IPv6 है, ठीक है, 16 ग्रुप्स तक का। तो भाई इसको छोटा भी तो कर सकते हैं हम, सही है, यानी अच्छा खासा बड़ा हमारे पास IPv6 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। छोटा करने को क्या बोलते हैं भाई? एब्रीविएशन, सही है। छोटा करने को क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, एब्रीविएशन क्या होता है भाई? जैसे हम टीवी को क्या होता है भाई? टीवी हमारे पास होता है टेलीविजन, सही है। टीवी हमारे पास क्या होता है? टेलीविजन। अब ये टेलीविजन को हमने क्या कर दिया भाई? छोटा कर दिया, सही है। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, दिस इज नोन एज PC। ठीक है, तो दिस थिंग इज एब्रीविएटेड फॉर्म। सिमिलरली जो हमारा IPv6 है, इतना बड़ा, जो इतना बड़ा सा हमारा IPv6 हो जाता है, ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास एब्रीविएट हो सकता है, छोटा हो सकता है, सही है। उसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम लोग AS लेवल में जाकर पढ़ोगे। हम क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई? जीरो कंप्रेशन। तो इसके आगे AS लेवल लिखा हुआ भी है कि भाई ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ना है? A लेवल्स में। इस तरीके का बहुत ही ज्यादा बड़ा सा हमारे पास एड्रेस होगा, और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर हमारे पास ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, जो कि तकरीबन 2 to the power 128 डिवाइसेस हैं। वी कैन से, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमारे पास IP एड्रेसेस का टॉपिक खत्म हो गया, एंड फाइनली वी आर डन विद आवर चैप्टर नंबर 3।